स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, कायम में रखे, आमीन। आज का बेटा जो लेक्चर है वो बीएस मैथ्स वालों के लिए है। सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो स्टूडेंट्स हैं यूएस के, उनके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को बेटा लीनियर अलजब्रा के बारे में कुछ टॉपिक्स कॉलेज में ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हुए हैं। अब चूँकि ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो आज हमारा जो काम है वो हम लोगों ने वेक्टर स्पेसेस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। वेक्टर स्पेसेस के बारे में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया बेटा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेसेस क्या होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, लीनियर सम ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक, उसका नाम है बेसिस क्या होती हैं। तो वेक्टर स्पेस की बेसिस की तरफ जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिकॉल करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 के ऊपर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि अगर वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है और एस इसका कोई सबसेट है, v1 v2 अप टू सो ऑन vn तक, विच इज़ अ सबसेट ऑफ वी एफ, तो इस सबसेट के बारे में सबसे पहले आपको मैंने ये बात बताई कि एस लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा। उसके लिए मैंने बेटा आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट तब होता है जब उनके तमाम वेक्टर्स का अगर एक लीनियर कम्बिनेशन लिखकर उसको ज़ीरो के बराबर पुट किया जाए तो वो उसकी इक्वेशन सिर्फ उस वक्त ट्रू होगी ओनली इफ़ ऑल ए आईज़ आर ज़ीरो। जब तमाम ए आईज़ ज़ीरो होंगे तो उस सूरत में अगर वेक्टर्स का ये जो लीनियर कम्बिनेशन है सिफर हो जाता है तो एस लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। दूसरी बेटा चीज़ मैंने आप लोगों को जो बताई थी वो ये बात बताई थी कि लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होता है। लीनियर स्पैन के बारे में बताया था कि अगर एस कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है और उसका लीनियर स्पैन लिखना है तो वो ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स या दीज वेक्टर्स होगा। यानी ए आई वी आई की शक्ल में जितने भी लीनियर कम्बिनेशंस यहाँ लिखे जा सकते हैं, ए आई उनसे वो फील्ड से बिलोंग करेगा और जो वी आई है बेटा वो वी से बिलोंग करेगा। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था वो मैंने आपको बताया था लीनियर स्पैन कहलाता है। अब यहाँ मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं एक जो लीनियर स्पैन से अगली बात बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स एस हमें मिल जाता है जिसमें दो क्वालिटी सेटिस्फाई होती हैं, नंबर 1 कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, नंबर 2 के ऊपर उसका लीनियर स्पैन लिया जाए तो पूरे की पूरी वेक्टर स्पेस वी आ जाए। यानी वी का हर एलिमेंट एल एस में मौजूद है या वी का हर एलिमेंट एस के एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन से जनरेट किया जा सके। जब ये दो क्वालिटीज़ एस के अंदर मौजूद होंगी तो एस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस वी एफ। तो बेसिस की डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने जो दो बातें पढ़ी थी वो दोनों क्वालिटीज़ मिलकर अगर किसी सेट में आ जाएंगी तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो बेसिस फॉर्म करेगा। नंबर 1 के वो सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और नंबर 2 के ऊपर अगर उस सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर स्पैन लिखा जाए तो वो वेक्टर स्पेस वी के बराबर होगा। मींस वी का हर एलिमेंट, वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट एस के लीनियर कम्बिनेशन, एस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन से जनरेट किया जा सके। मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस हम बेसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ बेसिस के बारे में। मिसाल के तौर पर बेटा मैं यहाँ एक सेट ऑफ वेक्टर्स लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये मैंने आपके सामने वेक्टर्स का सेट लिखा। 3 वेक्टर्स हैं, एक का नाम मैंने E1 वेक्टर रख दिया, एक का नाम E2 और एक का नाम E3। आप सबको बड़ी अच्छी तरह ये पता है कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस यानी R3 का ही सबसेट है। अब
R3 का अगर ये सबसेट है तो नंबर 1 मैं आपको ये प्रूव करवा चुका हूँ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 करें और उसे ज़ीरो के बराबर रखें तो ये ओनली पॉसिबल होगा ओनली व्हेन या ओनली इफ़ A1 A2 और A3 ये सारे के सारे ज़ीरो के बराबर आ जाएं, तब ये इक्वेशन ट्रू होगी। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बेसिस की, कैस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये पहली क्वालिटी इसमें आ गई। दूसरी क्वालिटी के लिए मैंने कहा था कि R3 का हर एलिमेंट इन तीनों से जनरेट किया जा सके या उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके। मसलन R3 का मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 5। अब अगर मुझे वो कहता है कि ये इन तीनों से जनरेट हो सकता है, यस, जो पहला एलिमेंट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्लस बेटा जो दूसरा एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्लस तीसरा एलिमेंट जो उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब है R3 का चूँकि सारे एलिमेंट्स कोई भी, ये तो 1 2 5 मैंने लिखा, आप कुछ भी लिखें, मतलब मैं लिख रहा हूँ 2 3 1, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वेक्टर था यानी E1 था उसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, E2 को 3 से, और E जो 3 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये एलिमेंट जनरेट हो जाएगा इन तीनों के लीनियर कम्बिनेशन से। लिहाजा ये S जो लिखा हुआ है ये बेटा R3 के लिए एक बेसिस फॉर्म करेगा। और ये ख़ास किस्म की जो बेसिस हैं इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस कहलाती हैं। स्टैंडर्ड बेसिस अगर आपसे कोई पूछेगा R3 की बताएं तो वो ये हैं, R2 की कोई पूछेगा तो वो होंगी 1,0 एंड 0,1। ऐसे ही आप उसके जो एलिमेंट्स की तादाद है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे तो R की डायमेंशन के हिसाब से आप बेसिस लिखने लग जाएंगे। तो ये सबसे पहले आज हम लोगों ने ये देखा कि बेसिस क्या होता है। बेसिस हर वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो दो क्वालिटी सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड नंबर 2 जो है वो उनके लीनियर स्पैन से V जनरेट हो सके। हर वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो बेसिस कहलाएगा। इसका मतलब है S इसकी बेसिस होगी इफ़ नंबर 1 S इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड नंबर 2 लीनियर स्पैन ऑफ S उनसे वो V जनरेट करे जब ये दो क्वालिटीज़ किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स में आ जाएगी। ये सेट ऑफ वेक्टर्स था, इसका सबसेट था, उसके अंदर आ जाएंगी तो S फॉर्म बेसिस। तो S जो है वो फॉर्म करेगा, फॉर्म्स अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस VF। तो ये जो बेसिस थी उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है। R2 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म की बेसिस है वो 1 0 0 1 है, दीज आर दी बेसिस फॉर R2। और R3 की जो बेसिस हैं बेटा वो क्या हो जाएंगी, वो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होंगी। ऐसे ही R4 की करेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 होगी। अच्छा, ये जो बेसिस हैं, कोई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस ही लिखेंगे। बेसिस जो से इनके अलावा भी फॉर्म की जा सकती हैं। मसलन मैं उसकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि मेरे पास R2 का मैंने एक सबसेट ले लिया, S मैंने एक सबसेट लिया R2 का, और वो है जी 1 1 एंड -1 1। वो ऑब्वियसली ये सबसेट है R2 का, S बिल्कुल है। अच्छा, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको V1 का नाम दें, इसे अगर V2 का नाम दें तो A1 V1 प्लस A2 V2 = 0 करके इसको हमने पुटअप किया यहाँ पे, और हमने यहाँ से A1 A2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ से नज़र आ रहा है ऑब्वियसली ये 0,0 है जो 2 कंपोनेंट्स वाला वेक्टर है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो x कंपोनेंट आएगा A1 माइनस A2 और = x कंपोनेंट 0, ये पहली इक्वेशन है, और A1 प्लस A2 = 0 सेकेंड इक्वेशन है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो A1 A2 0 के बराबर आता है। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद उनसे नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो लीनियर स्पैन की जहाँ तक बात है कि L(s) क्या V के इक्वल आता है, V मीन्स R2 के। तो आप कोई भी सेट ऑफ वेक्टर सोच, मतलब कोई R2 का कोई वेक्टर सोच लें। मतलब मैंने सर एक सोच लिया 3 5, तो क्या 3 5 इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है? इसको चेक कर लेते हैं कि हमने ये चेक करना है अब कि क्या 3, 5 इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है। उसके लिए मैंने एक लीनियर कम्बिनेशन इनका लिखा, A1 प्लस
A2 करके और इसको इसके बराबर रख दिया। अब मैंने इसको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किया तो मेरे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है और सेकेंड कंपोनेंट में A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अब मैं मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, मैं अगर सिंपली इन्हें ऐड कर दूं तो ऐड करने से बेटा ये कटिंग हो जाएगी। इसका मतलब A1 आ रहा है 8/2 यानी 4 और A1 की वैल्यू वापस यहाँ पुट करें तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाती है 1। इसका मतलब है कि हम 3, 5, 5 को इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में यूँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने तो ये एक सोचा था, आप कोई भी R2 का वेक्टर सोच लो, उसको इसके इक्वल इस तरह रख के आप उसे चेक कर लें। इसका मतलब वाकई ही लीनियर स्पैन ऑफ जो S है वो V के बराबर यानी R2 के बराबर आ रहा है। और सेकेंडली ये है कि जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, हमने ये भी अभी देख लिया था, लिहाजा ये बेसिस फॉर्म करता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी बेसिस बन सकती हैं। तो ये बेसिस का सबसे पहला टॉपिक था। अच्छा, अब हम इस चीज़ को मेरे पास सामने एक नोट्स खुले हुए हैं आप लोगों के, तो पेज नंबर बेटा 32 के नाम से तो मैंने आपको नोट्स लिख के दिए हुए हैं, उसमें ये पेज नंबर 32 है और उसके ऊपर बेसिस ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया गया है। नीचे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, वो बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन जो बेसिस का कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी फ़िलहाल आपको दिया है। आप लोग जो है इसको पेज नंबर 32 से देखेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज 34 पे आएंगे तो आपको बेसिस का एक क्वेश्चन नज़र आएगा। अच्छा, बेसिस के क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं कुछ बात आपसे जो बेसिस के साथ नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई थी वो भी आपसे करना चाहूँगा। देखो बेटा, बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो R2 है उसकी स्टैंडर्ड बेसिस, ये अभी हमने एक बेसिस देखी थी, एक 1, 1 थी और एक -1 साथ दूसरा वेक्टर था। ये इसकी एक बेसिस है, इसका नाम मैंने B1 रख लिया। R2 की ही स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है 1, 0 है, साथ 0, 1 वेक्टर है, ये भी इसकी बेसिस है। तो ये जो बेसिस होती हैं, अगर बेसिस के अंदर लिखे गए वेक्टर्स की तादाद फाइनाइट हो, यानी बेसिस जो सी हैं वो फाइनाइट है, तो उस सूरत में जो वेक्टर स्पेस होगी जिसकी वो बेसिस लिखी हुई है उसे कहेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो बेटा ये आप लोगों को वो जो साथ ही उस बेसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैंने समझाई है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस फाइनाइट हैं तो वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाती है। और ऐसी जो वेक्टर स्पेस होती है, जितनी उसकी बेसिस के अंदर वेक्टर्स की तादाद होती है वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। यानी इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ़ जो आपके पास एलिमेंट्स ऑफ B हैं वो चूँकि 2 हैं, लिहाजा जो डायमेंशन ऑफ R2 होगी वो 2 के बराबर है और R2 इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मैंने उसके बारे में बताया कि कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बनेगी। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर कोई कहता है कि VF कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है जो V की बेसिस फॉर्म होती हैं, B मीन्स बेसिस, वो फाइनाइट है, इज़ फाइनाइट। अगर किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस हैं वो फाइनाइट हैं तो उसे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे। और उस सूरत में B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, जितने एलिमेंट्स B के होंगे, बेसिस के होंगे, वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाएगा। मसलन R2 की जो बेसिस हैं, जितनी भी बेसिस हैं, बेसिस के बारे में एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, ये भी मैंने नोट्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि हर जो बेसिस बनती हैं किसी भी वेक्टर स्पेस की, उनके एलिमेंट्स की तादाद इक्वल होती है। ये नहीं हो सकता कि एक जो वेक्टर स्पेस है उसकी एक बेसिस बनी है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने R2 की भी बताई थी, 1, 0 है, दूसरा 0, 1 है, तो लाजमी जो दूसरी बेस है उसके अंदर भी मैंने जो बनाया था वेक्टर स्पेस की जो बेसिस थी उसके अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है जो इसकी बेसिस के अंदर टोटल वेक्टर्स की तादाद है वो डायमेंशन कहलाएगी इसकी, और वो 2 के इक्वल है। एज ए डायमेंशन ऑफ Rn, यानी अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी जो
रियल नंबर्स की n डायमेंशनल स्पेस है, उसकी जो वेक्टर स्पेस के अंदर जो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है फिर वो n के इक्वल है। अच्छा, आगे जब आप चलेंगे तो आप लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं, जिनमें से एक का नाम एग्जिस्टेंस थ्योरम है, एक का नाम जो सा एक्सटेंशन थ्योरम है। तो ऐसे करके कुछ थ्योरम्स आने हैं, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट पेजेस के ऊपर है। अगर मैं उन पेजेस को देखूँ कि वो कहाँ या क्या नंबर है उनके, तो वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। नोट्स आप लोगों के पास हैं, नोट्स आप लोगों ने देखने हैं वहाँ से। मैं भी अभी उसको पेज खोल के मैं आपको पेज का नंबर बताना चाह रहा हूँ। तो हाँ, एग्जिस्टेंस थ्योरम पेज 49-50 के ऊपर लिखा हुआ है, 50 के ऊपर डायमेंशंस थ्योरम भी मौजूद है। तो वहाँ बेटा ये हमने 3 थ्योरम्स पढ़ने हैं, एक एक्सटेंशन थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम है और एक डायमेंशंस थ्योरम है। तो ये बेटा जो 3 थ्योरम्स हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ अब हम देखेंगे कि अगर V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और S इसका कोई सिंपल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर्स है, तो फिर S बेसिस भी बनेगा, यानी S को एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू बेसिस ऑफ V। इसका मतलब है अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमें कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट देगा और हमसे कोई कहेगा चेक करो क्या ये बेसिस फॉर्म करता है या नहीं करता, तो हम सिर्फ एक क्वालिटी उसकी चेक करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर है तो फिर इसका जो वो लीनियर स्पैन है वो V जनरेट करता है या नहीं करता, उसकी चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो करेगा। क्योंकि ये थ्योरम ये कह रहा है कि जो मैंने आपको बताया, हम पेजेस 49 पे जब जाएंगे, 50 पे जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि वो उस थ्योरम के अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई है वो कुछ इस तरह करके से एक्सटेंशन थ्योरम का नाम देंगे, पेज नंबर 51 पे है कि हर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है forms a part of basis, or every linear independent set of finite dimensional vector space is either a basis or can be extended up to basis। तो ये हम वहाँ पढ़ेंगे। तो इस वजह से अब आप लोगों ने ज़हन में रखना ही ये चीज़ कि मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यार चेक करो क्या ये सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियर बेसिस फॉर्म करता है या नहीं करता, तो आपने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी, क्या वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ही सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है। अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सबसेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है तो हमने सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट को ही चेक करना है। जैसे पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। आपको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ही कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दिया जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक वेक्टर्स लिख रहा हूँ 1 1 0 और 1 1 1। बेटा ये पेज नंबर 34 के ऊपर मौजूद है, नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उसके ऊपर है। वो कहता है कि शो करके दिखाओ ये बेसिस फॉर्म करता है, फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3। पहले तो मुझे ये बात बताओ सब लोग कि R3 जो है क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है? यस, इट इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और इसकी डायमेंशंस 3 हैं। तो इसका मतलब हमने जस्ट, अगर मैं इसका सेट ऑफ वेक्टर्स का नाम S रख लेता हूँ, तो हमने जस्ट बेटा ये चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो मैंने आपको ये काम करवाया भाई, आपकी असाइनमेंट है कि आप इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। आपको बताया हुआ है कैसे चेक करना है और कई वेज़ बताए, एक नहीं बताए मैंने आपको बेटा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताने के बाद ये बात समझाई थी कि आपने कैसे इनका जो है वो मैट्रिक्स ए बनाना है। और मैट्रिक्स बनाने के बाद उसके कई वेज थे, या तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, या फिर आपको मैंने बताया था कि आप इसकी एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बना के इसका रैंक चेक करेंगे। तो ये कई वेज़ मैंने तुम लोगों को बताए थे, तो उसको ज़हन में रखें, इसको नोट्स के ऊपर चेक करिएगा। इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ए वो इस शक्ल में आएगा बेटा, ये मैंने आपके सामने लिखा है। और ये नज़र आ रहा है कि ये एशलॉन फॉर्म बन गई है वैसे भी। और ये अगर इसका डिटर्मिनेंट देखा जाए तो बेटा वो आ रहा है 1 के इक्वल, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, यस। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और R3 हमें पता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन बाय एक्सटेंशन थ्योरम वी कैन से दैट B फॉर्म्स द बेसिस ऑफ R3। तो यहाँ तक बेटा आपका पहला लेक्चर है। आपने नोट्स को खोलना है, वहाँ से ये
चीज़ें टैली करनी है। जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी बेटा जहाँ से आपको चीज़ समझ नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे क्वेश्चनिंग करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।